नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज एट 10 में। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज वर्षा से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित कई देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और फरीदाबाद में आज सुबह स्कूल रहेंगे बंद। राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बंद। रेल और हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया दौरे पर अपने मलेशियाई समकक्ष दादो सेरी मोहम्मद हसन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अधिक मजबूत करने की संभावनाओं पर होगा विचार विमर्श। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। दोनों देशों के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर होगा फोकस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए पुनर्मतदान जारी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंगाल के पंचायत चुनाव पर सौंप सकते हैं रिपोर्ट। कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह बैठक का औपचारिक उद्घाटन। वहीं गुजरात के केवड़िया में भी व्यापार और निवेश कार्य समूह की 3री बैठक का आगाज। खेल की खबरों में भारत और लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब। फाइनल में चीन के ली शी फैंग को सीधे गेम में हराया। इस साल लक्ष्य का है ये पहला खिताब। और आज है सावन का पहला सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु भोले बाबा का कर रहे हैं जलाभिषेक। और न्यूज एट 10 में शुरुआत करते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं मैदानी इलाके जल जमाव और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों का हाल बेहाल है। भूस्खलन और रोड ब्लॉकेज की वजह से इन पहाड़ी राज्यों में कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने निचले क्षेत्रों सहित जम्मू संभाग के कठुआ और सांबा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से राज्य की नदियां, नाले और जलाशय उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते मंडी में पुराना ओट बंजर पुल ढह गया। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की समस्या पैदा हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक सभी जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य के कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। खबर हिमाचल से, जहां आज सुबह फिर मंडी में बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मंडी में जो ब्यास नदी है उसके पानी का स्तर बढ़ गया था, लेकिन जलस्तर में आज सुबह कुछ कमी जरूर देखी गई। लेकिन आज सुबह फिर से हो रही बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है।
जिसमें बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ मध्यम भारी बारिश रहने की संभावना जताई गई है और अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के भी आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण मंडी शहर में ब्यास नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। बढ़े हुए जलस्तर से नदी किनारे रह रहे जो लोग हैं उनमें दहशत है। देर रात के बचाव अभियान में एनडीआरएफ की टीम ने मंडी जिले के नगवाई गांव के आसपास फंसे 6 लोगों को बचाया। मंडी शहर में कई पुलों पर आवाजाही बंद है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से बात कर नुकसान से संबंधित जो हालात हैं उसका जायजा लिया है। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। थुनाग में बादल फटने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते कई घर और दुकानें तहस नहस हो गई। मलबा और कई पेड़ और उनकी शाखाएं घरों और मकानों में घुस जाने से घरों में रखा हुआ जो सामान है वो तबाह हो गया। कई बड़े बड़े पेड़ पानी के साथ घरों में घुस जाने की वजह से कई घर भी उजड़ गए। वहीं शहर में मलबा और पेड़ और उनकी शाखाएं तबाही के रूप में दिखाई दे रही हैं। इस घटना में करीब 60 दुकानें और कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 130 परिवार इस त्रासदी से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल इस वक्त शिमला से जुड़ रही हैं। नंदिनी, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग का जो अलर्ट है इन तमाम जगहों के लिए, उसमें जो जनजीवन है उसके अस्त व्यस्त होने की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी क्या ताजा हालात है अगर हम शिमला की बात करें तो? आजकल अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पूरे हिमाचल प्रदेश में जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त है। खास करके जो ब्यास नदी के आसपास का इलाका है या नेशनल हाईवे के आसपास का इलाका है, वो इलाके जो हैं या तो जलमग्न हो गए हैं या फिर वहां नदियां और नाले उफान पर हैं, बादल फट रहे हैं। और अब तक अगर 3 दिनों की बात की जाए, तीसरे दिन भी तेज वर्षा हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में हो रही है और 10 जिलों में खास करके जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 14 लोगों की जान अब तक चली गई है। अगर बात करें नेशनल हाईवे की तो सभी 6 जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर यातायात या तो बाधित है या रुक रुक कर चल रहा है। और अगर सड़कों की बात करें, जो गांव की सड़कें हैं वो सैकड़ों की संख्या में जो वो सड़कें हैं वो बाधित हैं। बिजली व पेयजल की बात करें तो बिजली की सप्लाई कहीं कहीं तो बहाल कर दी गई है, लेकिन पेयजल जो है उसकी आपूर्ति बाधित है। खास करके शिमला जैसी राजधानी में भी पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। 3-4 दिन से कोई पानी जो है पीने का पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। जो पुलिस की टीमें हैं, प्रशासन जो है वो सड़कों पर है, हालांकि लोग मुश्किल में हैं, लेकिन ये अपनी जान पर खेल कर भी लोगों को बचा रहे हैं। अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए और किन्नौर की बात की जाए तो इन इलाकों में आमतौर पर बारिश के मौसम में वर्षा नहीं होती थी, इसलिए पर्यटक बड़ी संख्या में इन इलाकों में गए हुए हैं और इन इलाकों में लगभग 300 से 400 पर्यटकों के फंसे अलग अलग इलाकों में फंसे होने की खबर आ रही है, लेकिन ये सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर राजधानी शिमला की बात करें तो फिलहाल जो इंटरनल रोड्स हैं शहर की उसे बहाल कर दिया गया है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन शिमला पहुंचने में अपने आप में पहाड़ खिसकने की समस्या आ रही है और वो खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि प्रशासन और सरकार ने सभी पर्यटकों, स्थानीय निवासियों सभी को कहा है कि वो जब तक जरूरी ना हो सड़कों पर ना निकलें, नदी नालों से दूरी बनाए रखें। इसके बीच 3 हेल्पलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, एक 1100, एक 1070 और एक 1077। अगर आप कहीं फंसे हैं तो इन तीनों हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जो भी समस्या आएगी उसे हम पूरा करने का या उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। वही ये भी खबरें सामने आ रही हैं नंदिनी की, तेज बारिश में जो हिमाचल में कुल्लू मनाली रोड है वहां पर भी ट्रैफिक जो है व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और एनडीआरएफ जो है वो किस तरह से अपने रोल को निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वहां पर कई ऐसे सैलानी हैं और पर्यटक हैं जो फंसे हुए बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें कुल्लू मनाली की, ये खासा प्रभावित हुआ है, खास करके पार्वती वैली की बात करें जहां कल बादल भी फटा था, वहां उसकी बात करें वहां पर काफी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। अगर मनाली की बात करें तो मनाली और लाहौल स्पीति का इलाका, रोहतांग टनल का इलाका, ये शेष राज्य से कट गया है, यानी यहाँ पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक बारिश नहीं रुकती है इस सड़क को खोला जाना मुश्किल है और इस पर एक पुल के बहने का भी समाचार मिला है। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाहौल स्पीति के चंद्रताल इलाके में लगभग 200 पर्यटक फंसे हुए हैं। इसी का एक और इलाका है जिसको हम ग्रामफू कहते हैं, उस इलाके में भी 50 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। टेलिंग में भी 50 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। मनाली में ये संख्या काफी ज्यादा है क्योंकि मनाली को जाने वाली सड़क बाधित है, कुल्लू को जाने वाली सड़क भी बाधित है, तो कुल्लू का इलाका भी फिलहाल शेष राज्य से कटा हुआ है। वहीं जिस तरह से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, हमने मौसम विभाग में जो आईएमडी के निदेशक हैं शिमला में नंदिनी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की जो डिस्टर्बेंसेस है उसकी वजह से इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह का अनुमान जताया गया है पूरे हिमाचल प्रदेश? आज अगर बात की जाए तो अभी आज तो बहुत तेज वर्षा है और ये शाम तक जारी रहेगी। कल हो सकता है कुछ रिस्पाइट मिले, लेकिन कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कुछ इलाकों में तो भारी वर्षा होगी और कुछ इलाकों में थोड़ी कम वर्षा हो सकती है। ऊना का इलाका जो पंजाब से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है, ये इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मंडी में की बात करें तो मंडी शहर जहाँ पर कभी भी हमने इस तरह की जल भराव देखा, वहां पर भी जल भराव हो गया है। तो पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, कोशिश की जा रही है, लोगों को जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर क्योंकि भूस्खलन हो रहे हैं, बहुत सारे घरों पर ढहने का खतरा बना हुआ है, अचानक बादल फटने का खतरा बना हुआ है, तो एनडीआरएफ की टीमें पूरे हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। यही कारण है कि कल जब बादल फटा थुनाग इलाके में तो एक भी जान नहीं गई, केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचा क्योंकि लोग जो है स्थानीय लोग वो स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं, पुलिस स्थिति पे नजर बनाए हुए है और प्रशासन भी स्थिति पे नजर बनाए हुए है। हमारी सभी लोगों से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, सभी लोगों से अपील रहेगी कि वे जहाँ है सुरक्षित स्थान पर है तो बाहर ना निकलें, सड़कों पे ना निकलें क्योंकि कहाँ पर भूस्खलन होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आपसे यही लगातार गुजारिश की जा रही है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ यात्रा करने से बचें और जितना हो सके अपने घर पर रहें। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। ए सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है
कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज़ 10 में। और आइए बात करते हैं खबरों में पंजाब की, जहां के कई जिलों में बारिश के कारण जलभराव हो गया। रोपड़ जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं चंडीगढ़ कीरतपुर राजमार्ग में सुबह बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से प्रभावित कई जिलों में आज स्कूल बंद हैं। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 322 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे यहां 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। लगातार बारिश ने कई निचले इलाकों को भयावह स्थिति में तब्दील कर दिया। बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, रूपनगर, पटियाला में हालात खराब है। कुछ जगहों पर घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में फंसे स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नावों और जो ट्रैक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ा। पंजाब के अधिकतर हिस्सों में पिछले 48 घंटों में कहीं मध्यम और कहीं भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य के मोहाली, बस्सी, पठानस, खरर, फतेहगढ़ साहिब, डेराबस्सी और राजपुरा क्षेत्रों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इस बीच उन इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज आंधी की भी चेतावनी दी गई है। राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भाखड़ा बांध और कुछ नदियों में जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। पंजाब के रूपनगर में भारी बारिश के कारण जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रिंस। वैसे तो चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा एक प्लान्ड सिटी के रूप में कई अन्य जो शहर हैं उनके लिए उदाहरण है, लेकिन अभी जो हालात हम देख रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है, उस लिहाज से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। पीछे भी मैं आपकी देख पा रही हूं अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो किस तरह से जो बसावट की गई है, या फिर हम माने कि जो इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी ब्लॉकेज खोलने के लिए मॉनसून से पहले काम नहीं किया गया? देखिए, चंडीगढ़ का जो इलाका है इसके अंदर बरसात हुई भी, पानी भी कई जगह पे भरा। ऐसे में वहाँ पे प्रशासन ने काफ़ी आगे आए और उन्होंने व्यवस्था जो थी जल्दी से जल्दी उन्होंने ठीक किया। लेकिन चंडीगढ़ से सटे हुए पंजाब का जो इलाका है, खरड़, डेराबस्सी, मोहाली, रूपनगर का जो भी एरिया आता है, इसके अंदर खासकर जो है कल से दोपहर के बाद से पानी का जो जलस्तर था, ऐसा लग रहा था, प्रतीक हो रहा है जैसे मानिए कि आप यहाँ पे एक तरह से बाढ़ की स्थिति बन गई हो। आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, मेरे पास तस्वीरों में जरा आपको दिखाना चाहूँगा। ये खरड़ का इलाका है। खरड़ का आप 2 किलोमीटर का जो इलाका है, एक गली ही सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे अंदाजा लग सकता है कि आने वाले बाकी जो जगह है वो कितने ज़्यादा भरा होगा। लोगों के घरों में पानी गया हुआ था, लोगों की बिजलियाँ नहीं थी, लोगों के घरों के अंदर पानी गया हुआ था, गाड़ियाँ तक जो है आगे जाती हैं, बीच में बंद हो जाती है। ऐसे में हमने जब यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि हाँ प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी, तो उनका कहना है कि मानसून आने से पहले उन्होंने अपने जो लोकल पार्षद थे या जितने भी प्रशासन के लोग थे उनको कहा था कि नालियाँ जो है उनके ड्रेनिंग सिस्टम को ठीक कीजिए, बरसात होने वाली है। उन्होंने काफ़ी कहने के बाद भी कोई व्यवस्था जो यहाँ पे दुरुस्त नहीं की उन्होंने, और इसी के हालात का नतीजा है वो आज हम देख रहे हैं कि आज हर जगह पे पानी ही पानी है। आपको बता दें कि खरड़ जो है चंडीगढ़ के सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे और मोहाली है, डेराबस्सी है। यहाँ पे तो कल ऐसे हालात है कि एनडीआरएफ टीम जो थी नाव लेकर आई थी और नाव में जाकर जो पहली मंजिल पे जो लोग फंसे हुए थे उनको उतारा, उसको नाव के जरिए उनको बचा के लेके गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी एक सेना को बुलाने के लिए चिट्ठी भी लिखी कल कि भी मुझे सेना की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह के पूरे हालात है पंजाब के अंदर। खासकर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पहले से मानसून का बरसात जो थी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आपने व्यवस्था बना के रखनी है, बारिश होने वाली है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसके लिए कि सरकार जो थी जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी उनको, उस तरह की व्यवस्था जो है इस बार 2 दिनों के अंदर जो देखने को नहीं मिली है। जी अर्चना। और
प्रिंस, अगर हम ये देखें, जिन सोसाइटीज़ के हम वीडियोस देख रहे हैं जहां पर कारें पानी में डूबी हुई हैं, तो जब हम स्मार्ट सिटी का जिक्र करते हैं, किस तरह की लूपहोल्स आपको नजर आई और साफ तौर पर अभी आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में खास तौर पर पंजाब के जिन इलाकों का आप नाम ले रहे हैं उसके लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया और मौसम किस तरह से रहने वाला है? देखिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए तो मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि कई इलाकों के अंदर ऑरेंज अलर्ट है, कई में तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया उन्होंने। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि घरों के अंदर पानी गया हुआ है, पहली मंजिल तक पानी गया हुआ है, ऐसे में व्यवस्था बनती है कि घरों का नक्शा किस तरह तैयार किया जाता है। क्योंकि जब पंजाब सरकार जब कोई भी नक्शा, कोई परमिशन देती है, ऑथराइज करती है कि आप किस इलाके में घर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, सीवरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो ऐसे में सारी परमिशन रोड पे आके देखने के बाद दी जाती है। तो ऐसे में अगर परमिशन दी गई है, इसका मतलब है कि आपकी नालियां साफ होनी चाहिए, पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ये परमिशन देंगे। अगर आपका सिस्टम सारा ओके था, आपने परमिशन दे दिया था, तो फिर ऐसे में ऐसे हालात कैसे बनते हैं? ये सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि हाँ, अगर बिना चेक किए, बिना जांच किए परमिशन कैसे दे रहे हैं? किस तरह के हालात बन पा रहे हैं कि जहाँ पे पानी एक दिन का जो बरसात था उसको भी यहाँ सहन नहीं कर पाई, और पानी आप देखिएगा, चल ठीक है बारिश आती है तो कुछ देर पानी खड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद 2 दिन हो गए हैं, मशीन आप पीछे देखेंगे, रात को मशीन लगी थी और यहाँ के लोगों ने बताया कि खाली 1 फुट ही पानी यहाँ पे पूरा मशीन जो है कम कर पाई है जी। और ये निकासी के लिए किस तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, वाटर पंप्स के जरिए या फिर और क्या तरीके, और एनडीआरएफ के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति हो जाती है, ख़ास तौर पर जो नदी के पास अगर हम बात करें, जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाएगा, क्या व्यवस्था अपनाई जाएगी, कोई शेल्टर होम बनाया गया है, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, पंजाब में के साथ लगे हुए कौशल्या डैम है, घग्गर नदी है, कई ऐसे नदियां बहती हैं, खासकर भाखड़ा डैम से होते हुए बीच में कनाल कई करते हैं, तो उनके आसपास जितने भी नदियां हैं सब पे पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है पंजाब की तरफ से कि जितने भी आसपास के जो गांव हैं, कस्बे हैं, जो लोग कई बार क्या करते हैं कि पशुओं को बांध देते हैं, इन सभी को खाली तो करा दिया गया है। उनके लिए रेन बसेरा भी तैयार किया गया है कई जगह पे, जहाँ पे संख्या ज़्यादा है, जो ज़्यादा देर दूर तक मूव नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गांव के निचले इलाके में रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे अलावा अगर शहरों की बात की जाए पानी के निकालने के लिए, तो इसके लिए एक सामने आपको दिखा भी रहे हैं कि मशीन लगी हुई है। इस तरह की जो ट्रैक्टर वाली मशीन है, मोटर पंप है, इसका इस्तेमाल फिलहाल जो है पंजाब के कई सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर की जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि मशीन जो है काफ़ी कम पानी जो है निकालती है, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि मशीनें पूरी 24 घंटे काम करने के बावजूद भी है 1 से 2 फुट 3 फुट 4 फुट ही पानी जो है उसके हिसाब से निकाल पा रही है। और ऐसे में मशीनें भी कम है, क्योंकि पानी हर जगह भरा हुआ है, शहर के हर एक गली के अंदर, हर कस्बे के अंदर पानी भरा हुआ है। मशीनें हर जगह जाके निकाल नहीं पा रही, क्योंकि एक जगह जाती है तो उसको निकालते हुए पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे में जो लोकल, जो स्थानीय लोग हैं, वही लोग जो हैं कुछ अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ बाल्टी से घरों के अंदर से पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जी। और एक बात की जाए, मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया साफ कि जो बरसातें जो है, क्योंकि हिमाचल की तरफ जो है पहाड़ी इलाकों में भी बरसात तेज हो रही है, ऐसे में वहाँ से सारा पानी जो हिमालय के रास्ते से, नदियों के रास्ते से सारा पंजाब से होते हुए निकलता है आगे, तो ऐसे में उसके आसपास 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर सबको अलर्ट जारी किया गया है कि आप जाइए। इसके अलावा एडवाइजरी जारी किया गया था, उसमें नंबर भी दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, कि हाँ किसी को भी अगर कोई समस्या आती है इस तरह से, तो उसके लिए भी किया जाएगा। चलिए, तो आप तमाम इन जो जिले हैं उन पर नजर बनाए रखिएगा। प्रिंस, हम आपसे भी लगातार आगे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वैसे अगर पंजाब की बात की जाए तो बाहर जैसे हालात जो हमें नजर आ रहे हैं, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, और इसीलिए जो भगवंत मान है उन्होंने अपने अफसरों और अधिकारियों को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार, घर बार नहीं, दीवार तो है हमवार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बारिश से ही जुड़ी खबरों का। तो पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें धंसने लगी। रोहिणी सेक्टर 23 और 24 के मुख्य चौक पर भी इसी तरह से सड़क धंस गई। कल हुई मूसलाधार वर्षा के बाद शाम के समय ये सड़क धंसने के बाद अचानक यातायात रुक सा गया। इस वजह से किसी तरह के जान माल की हानि तो नहीं हुई है, वहीं करीब 15 मीटर चौड़े और 4 से 5 फुट गहरे इस गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस ने लोगों से इससे दूर रहने की अपील की। वहीं स्थानीय लोग बीचों बीच सड़क के धंसने के बाद चिंता जता रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण जल भराव की वजह से प्रगति मैदान का जो टनल है उसे बंद कर दिया गया है। प्रगति मैदान टनल के यातायात में जो आवाजाही है उसे लेकर भी बंद किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश की संभावना जताई है। शहर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में लगातार 2 दिन की बारिश ने 41 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर मंगलवार को यानी कि कल खतरे के निशान से 205.33 मीटर को पार करने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार रविवार दोपहर 1 बजे पुराने ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 203.18 दर्ज किया गया, जबकि खतरे का स्तर 204.5 मीटर है। CWC ने एक परामर्श में कहा कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच जलस्तर 205.5 मीटर तक बढ़ने की आशंका है। उत्तर पश्चिम भारत में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 2 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद आज हालात कुछ बेहतर है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जारी तेज बारिश होने की चेतावनी के मद्देनजर दिल्ली, नोएडा समेत NCR के कई इलाकों के आज एहतियातन सब स्कूल बंद रहेंगे। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा की वजह से मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद किया गया है। मौसम की स्थिति देखने के बाद स्कूलों को खोलने या बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में भारी बारिश की वजह से कॉलोनीज में जल भराव हो गया। यहाँ के कई इलाकों में 10 से 12 फीट तक का पानी भर गया है। NDRF की टीम ने ट्रॉनिका सिटी में फंसे जो 12 लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। NDRF की टीमों ने कॉलोनीज में बोट उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ट्रॉनिका सिटी के कई इलाकों में अभी भी भारी जल जमाव है। खबर उत्तराखंड से, जहां के उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण एक वाहन फंस गया, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। वहीं राजस्थान के अजमेर में कल रात मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। कल रात 3.25 इंच बारिश हुई। मुख्य मार्गों पर घुटने तक पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों और बस्तियों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई आवासीय कॉलोनीज में भी पानी भर गया। वहीं आना सागर झील के 3 चैनल खोलकर पानी की निकासी की गई। तेज बारिश के कारण जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज और नेहरू चिकित्सालय परिसर पानी से लबालब हो गया। इससे OPD परिसर और इंडोर वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर रात को मेल ऑर्थोपेडिक वार्ड में पानी भरा, जहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिनों से जारी बारिश ने नदी नालों के उफान पर आने वाले कई जगहों पर भूस्खलन होने के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। लेह में एक पुरानी इमारत के गिरने की घटना सामने आई। क्षेत्र में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हुई है। श्रीनगर लेह हाईवे पर द्रास के निकट पंड्रास गांव में हुए भूस्खलन की चपेट में एक ट्रक और कार के आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश का अलर्ट है और लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया।
वहीं बाढ़ से 34,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5 जिले और 111 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें लखीमपुर, धेमाजी और विश्वनाथ सबसे ज्यादा हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोपालपुर गांव के पास नर्मदा नदी में फंसे 4 लोग अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सुरक्षित बचा लिए गए हैं। गोपालपुर घाट पर कल शाम अचानक जलस्तर बढ़ने से 4 युवक तेज नदी के तेज बहाव में फंस गए और ये अच्छा रहा कि वो सभी चट्टानों पर खड़े रहे और जलस्तर उनके पैरों तक ही पहुंच पाया। रात में एनडीआरएफ की टीम कोशिश करती रही और सुबह केवट परिवार के गढ़ा निवासी युवकों की जिंदगी बचा ली गई। सारी रात की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित चारों केवट परिवार के युवकों को गढ़ापुरवा के जो वो निवासी थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, उनकी सकुशल वापसी की है। कंट्रोल रूम द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ कि 4 विक्टिम फंसे हुए हैं नर्मदा नदी पर, तो हमने वहां से फर्दर अपना मूवमेंट किया और वहां से मूव करने के बाद यहाँ पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का पानी का स्तर काफ़ी तेज था, जो कि पत्थर होने की वजह से हमें बोट डालने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर हमने अपना रोप रेस्क्यू की मदद से 4 विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी प्रकार की उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों को और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पुनर्मतदान जारी है। कुल 696 केंद्रों पर वोट पड़ रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। आयोग ने शनिवार को मतदान केंद्रों में हुई हिंसा, हत्या, धांधली के बाद राज्य के 696 केंद्रों में सोमवार को पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया। आज पुनर्मतदान शुरू होने के साथ कुछ जगहों पर हिंसा की सूचना मिल रही है। दिनहटा में कांग्रेस उम्मीदवार के घर को लक्ष्य करते हुए फायरिंग की गई। मुर्शिदाबाद की 10 सीटों के लिए 175 केंद्रों पर दोबारा मतदान हो रहा है। शनिवार को नवग्राम, शमशेरगंज, डोमकल, लालगोला, हरिहरपारा नए मतदान वाले दिन जमकर हिंसा हुई। मालदा के 109, नदिया के 89, कूच बिहार के 53, दिनहाटा के 2 ब्लॉक के 19, तूफानगंज के 5, हल्दीबाड़ी, सीतई, माथाभांगा और कूच बिहार के 2 ब्लॉक्स के कुछ और उत्तर दिनाजपुर के 42, उत्तर 24 परगना के 46, दक्षिण 24 परगना के 36, बासंती के फुल मालंच प्राथमिक विद्यालय के 2, पूर्वी मिदनापुर के 31, हुगली के 29, दक्षिण दिनाजपुर के 18, बीरभूम जलपाईगुड़ी के 14 बूथों पर पुनर्मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से। प्रसन्नजीत, पश्चिम बंगाल की जो तमाम सीटों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है, भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि पंचायत चुनाव में जो केंद्रीय बलों की तैनाती की गई उसके बाद भी हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, जो आरोप पहले दिन से है वो आज भी है कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, इन लोगों की तैनाती के ऊपर एक धांधली किया गया। ये आरोप जो प्रदेश की इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ है और सारे विरोधियों के खिलाफ है। सिर्फ विरोधियों की नहीं, गांव वालों के खिलाफ है। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट भी ऐसे बताया जा रहा है कि जिस तरह से 822 कंपनी सुरक्षा बलों को तैनात करना जरूरी था और जिस तरह से अदालत की तरफ से निर्देश दिया गया था, वो निर्देश को ठीक तरह से माना नहीं गया और इस ऐसे तरीका निकल गया है कि कोई भी बूथों पर इस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल ना हो। और इसके बारे में अपना नाराजगी ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल की नोडल ऑफिसर हुआ करते थे, अभी भी है वो, इस चुनाव खत्म होने तक वो है बीएसएफ की आईजी, उन्होंने भी अपना नाराजगी जताया है और बताया कि जो राज्य की इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से कोई लिस्ट नहीं दिया गया था जो सेंसिटिव बूथ है उसकी। आज भी ऐसा ही हाल है, करीब 700 की आसपास बूथ पर जो चुनाव जारी है, पुनर्चुनाव जारी है, वहां पे भी सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो ठीक तरह से नहीं है।
तो इसीलिए ये जो कुछ भी होना है वो हो रहा है और लोग काफी डरे हुए हैं आजकल। चलिए, इसीलिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है ममता बनर्जी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं सावन को लेकर, जिसका आज पहला सोमवार है। देश भर के जो तमाम शिवालय हैं वहां भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन महीने के पहले सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और वहीं भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले के पहल सोमवार को हजारों की संख्या में कांवड़िए पूजा अर्चना की कतार में खड़े हुए दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की कतार 10 किलोमीटर तक लंबी थी। वहीं भक्तों की कतार नंदन पहाड़ से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई। बाबा धाम में भीड़ का ये आलम है कि देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। बाबा की नगरी में चारों तरफ बोलबम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। बात काशी विश्वनाथ की। सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर शिव की नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। भोले भंडारी का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया। श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ भगवान भोले के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरिकेश बहादुर शिवनगरी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश, सावन का पहला सोमवार, देवों के देव महादेव पर किस तरह जलाभिषेक कर जो भक्तगण हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं और कहते हैं भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो बेल पत्थर चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आंचल, मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर हूं और ये कुछ श्रद्धालु हैं, ये दर्शन कर चुकी हैं। आप कहां से आए और किस तरह से दर्शन हुआ? हाँ, हेलो, मैं बलिया से चल के आई हूँ, भीरगु नगरी, बाबा भीरगु नगरी से यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। और बाबा के यहाँ जो आते हैं सच्चे दिल से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम लोग भी बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को दर्शन करने का मौका मिला। काशी में सावन के सोमवार का क्या महत्व है दर्शन करने? सावन के सोमवार का बहुत महत्व है। सब लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। ये मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यह शंकर जी की पूजा का तो खैर महत्व है ही, इसलिए हम लोग गोंदिया महाराष्ट्र से आए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। और आप क्या कहोगे? आप यंग हो, दर्शन करने जा रहे हो, किस तरह का? ये सब हमारे श्रद्धालु ही हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया हुआ है कि पूजा करो, अर्चना, ये सब से अपनी अपब्रिंगिंग शो होती है, तो उसके लिए ऐसे दूध चढ़ाते हैं लोग, फूल माला ये सब चढ़ाई जाती है। सावन का बहुत महत्व होता है। शंकर जी इस समय बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी जैसे ही पूजा करो तो ऐसे होता है कि जल्दी फल मिलता है उस चीज़ों का, तो उसके लिए थोड़ा सेल्फिश बन के आना पड़ता है भोले बाबा के दरबार में। बस ये युवा हैं, इनकी भी संख्या काफी है आज दर्शन करने में। नारियों के लिए विशेष महत्व है सावन के सोमवार का, क्योंकि आप जो ये लाइन देख रही हैं ये महिलाओं की है, नारियों की है। जो दर्शन करके आ रही हैं उनकी भी संख्या, नारियों की संख्या ज्यादा है। अब मैं आंचल आपको काशी के बारे में बताऊं, जो विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ धाम के कारण तो संख्या बढ़ी गई है। आपको मैं बताऊं, देश तो देश विदेश से भी लोग सावन के सोमवार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कांवरिया भगवा रंग में पूरे काशी को भगवामय कर दिए हैं। और यहाँ पे मंदिर जो हैं, बाबा विश्वनाथ के ही मंदिर अलग अलग नामों से, 12 ज्योतिर्लिंग, शूलटंकेश्वर जो गंगा जी के किनारे है जहां से शुरुआत होती है, और मार्कंडे महादेव जो गोमती और गंगा के तट पर स्थित है, अपना महत्व है। और श्रद्धालु लगातार जो महादेव के मंदिर है उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्दमेश्वर महादेव का एक मंदिर है, ऋषि कर्दम ने उसकी स्थापना की थी, जो पंचक्रोशी का पहला पड़ाव है। वहां भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो काशी विश्वनाथ धाम है उसमें आप वाहन वर्जित है। मैदागिन चौराहे से लेकर गोदौलिया चौराहे तक केवल पैदल जाने की व्यवस्था है।
और इस बार उम्मीद की जा रही है कि सावन में 1.5 करोड़ के आसपास लोग दर्शन करने केवल बाबा विश्वनाथ धाम में करने आएंगे। जी जी काशी जी। विश्वनाथ जो मंदिर है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, यहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगवाई गई है और यहाँ का भी चूंकि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अलावा एक ऐसा काशी विश्वनाथ मंदिर यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ पे लोग भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं बाबा विश्वनाथ धाम के मंदिर के बाद। और इसीलिए कहते भी हैं ऋषिकेश की करता करे न कर सके शिव करे सो होए, 3 लोकों के 9 अगर हम खंड देखते हैं महाकाल से बड़ा न कोई। और अगर हम कांवड़ियों का जिक्र करें किस तरह से वहां पर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वाहनों की आवाजाही और कांवड़ियों का निकलना अपने आप में चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है जिसको टैकल करना बेहद जरूरी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी, कांवड़िया इतनी संख्या में आ रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है काशी विश्वनाथ धाम में। और आपको मैं बताऊं कि खास तौर से रेड कारपेट वेलकम जिसको कहा जाता है, तो कारपेट बिछाया गया है उन लोगों के लिए। और काशी की जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगा रखे हैं कांवड़ियों के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, उनके आराम करने के लिए। तो इस तरह से खासतौर से इलाहाबाद की तरफ से चल के जो कांवड़िए आ रहे हैं उनके लिए एक लेन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित कर रखी है कि उस पर केवल कांवड़िया चलेंगे। तो भारी संख्या में कल से ही काशी में कांवड़िए दिखाई देने शुरू हो गए और कल भारी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जल चढ़ाया। और आज तो सावन का पहला सोमवार है तो इसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। तो आज की संख्या और ज्यादा है और कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर श्रद्धालु जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से जो काशी में निवास करते हैं उन्हें हर मंदिर के बारे में यहाँ के जानकारी है। तो जो जिसकी जो श्रद्धा है जहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में आज के दिन जाना तो बहुत ही दुरूह कार्य है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए, तो महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, झारखंड, हरिद्वार की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बम बम बोले के जयकारे के साथ गूंजता हुआ नजर आ रहा है आज पूरा माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, यहां भी बात करने वाले हैं बाबा बर्फानी को लेकर। तो जम्मू कश्मीर में बालटाल आधार जो शिविर है वहां से मौसम में सुधार होते ही अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद जो अधिकारी हैं उन्होंने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए। वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी गई। साथ ही चौपर सेवा भी शुरू कर दी गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिन तक स्थगित रहने के बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से कल फिर से श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने की इजाजत दे दी गई। 1 जुलाई को से जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 93,929 से अधिक तीर्थयात्री कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक चलने वाली है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन की घटनाओं के चलते जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी यातायात के लिए बंद रहेगा। ऐसे में जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई। प्रशासन ने यात्री निवास और धर्मशालाओं समेत 32 स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को ठहराया है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल तुर्की के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बाइडेन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि वो स्वीडन को जल्द ही नाटो में सदस्य देश के रूप में देखना चाहते हैं। हंगरी के साथ तुर्की स्वीडन की नाटो सदस्यता में बाधा बन रहा है। किसी भी देश को नाटो का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों की सहमति लेनी जरूरी होती है। एर्दोगान ने बाइडेन को बताया कि स्वीडन ने आतंकवाद विरोधी कानून को मंजूरी देने के लिए सही दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम उपयोगी नहीं थे क्योंकि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के समर्थकों ने स्वीडन में प्रदर्शन जारी रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि लुफ्थवानिया में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देश कई फैसलों पर जल्द निर्णय लेंगे।
नाटो देशों के नेता 11 और 12 जुलाई को विल्नियस में मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेन की सदस्यता और स्वीडन के हथियार तक पहुंच और दशकों में पहली बार रक्षा योजना जैसे कई मुद्दों पर फैसला होना है। जेलेंस्की ने टीवी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में ये माना कि रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और तेज हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। खबर सूडान से, जहां जारी संघर्ष के बीच शनिवार को हुए हवाई हमले में लगभग 22 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। सूडान के दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों के बीच पिछले कई सप्ताह से संघर्ष जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बाबत एक संक्षिप्त बयान जारी किया गया, जिसमें ये बताया कि हमला राजधानी खार्तूम के पड़ोसी शहर ओम दुरमन में एक आवासीय क्षेत्र में हुआ है। चिली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई। भूकंप के झटके हल्के और मध्य तीव्रता के थे। किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस की ओर से जानकारी साझा की गई। चिली अर्जेंटीना सीमा क्षेत्र में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। चिली राष्ट्रीय आपदा रोकथाम की प्रतिक्रिया सेवा ने सुनामी के खतरे से इनकार किया है। न्यूयॉर्क के कई इलाकों में कई घंटों की बारिश के बाद अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। रॉकलैंड, पटनाम और ऑरेंज काउंटी में भारी बारिश के कारण कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं न्यूयॉर्क शहर के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 30 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश में कार बह जाने की भी खबरें हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने सड़कें बंद की और बाढ़ का आपातकाल के रूप में इसे जारी किया गया, जिसमें निवासियों को ऊंचे स्थानों पर यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया। फाइनल में लक्ष्य ने 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के ली शीफैंग को हराकर खिताब जीता। पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य ने पहली गेम आसानी से 21-18 से जीतकर इसमें बढ़त बनाई। हालांकि दूसरे गेम को जीतने में उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस गेम को 22-20 से जीतकर लक्ष्य ने मैच को 21-18, 22-20 से अपने नाम किया और इस सत्र में लक्ष्य का ये पहला खिताब माना जा रहा है। वर्ल्ड यूथ और कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पार्थ ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को शिकस्त दी। इसी के साथ वो जूनियर विश्व चैंपियन बन गए हैं। वहीं भजन कौर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पूरी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। कुल 11 पदक भारत के नाम। इंग्लैंड ने एशेज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 3 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 251 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने चौथे दिन हैरी ब्रुक, क्रिस वोक्स और मार्क वुड की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 7 विकेट खोकर हासिल किया। इस जीत के बावजूद इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में हैरी ब्रुक ने 93 गेंदों पर 75 रन बनाए। वहीं जैक क्राउली ने 44 और बेन डेकेट के बल्ले से 23 रन का योगदान मिला। क्रिस वोक्स ने नाबाद 32 और मार्क्स वुड ने नाबाद 16 रन की पारी खेली। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। हालांकि चौथे दौर का मुकाबला जीतने में श्वांतेक को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। उन्होंने 2 मैच पॉइंट्स बचाते हुए स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिच की शिकस्त देते हुए उन्होंने मुकाबले को 6-7, 7-6, 6-3 से अपने नाम कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पेगुला ने चौथे दौर के मुकाबले में लेसिया सोरेंको को सीधे सेट 6-1, 6-3 से शिकस्त दी।
यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को चौथे दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। बेलारूस की विक्टोरिया अज़ारेंका के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम किया। स्वितोलिना ने मैच को 2-6, 6-4, 7-6 से अपने नाम कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच के खिलाफ जोकोविच का अंतिम 16 का मुकाबला रविवार को पूरा नहीं हो पाया। खेल रोके जाने के समय जोकोविच ने पहले 2 सेट टाई ब्रेकर में जीतकर 7-6, 7-6 की बढ़त बनाई। ये मैच आज पूरा किया जाएगा। पुरुष एकल में ही 7वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रुब्लेव ने मैराथन मुकाबले में अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रुब्लेव ने 5 सेट तक चले मुकाबले को 7-5, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4 से नाम किया अपने। इस मैच को जीतने में रुब्लेव को 3 घंटे 17 मिनट का समय लगा। 8वीं वरीयता प्राप्त जेनिक सिनर को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इटली के सिनर ने चौथे दौर के मुकाबले में कोलंबिया के डेनियल गिलन को सीधे सेट में 7-6, 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। मिश्रित युगल में भारत की चुनौती समाप्त हुई। भारत के अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की की जोड़ी पहले दौर में हार कर बाहर हुई है। वहीं बोपन्ना और डाब्रोवस्की की जोड़ी को इवान डोडिक और लतिशा चेन की जोड़ी ने 3 सेट में हराने में सफलता पाई। वहीं डोडिक और चेन की जोड़ी ने मुकाबले को 6-7, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता कोनेरू हम्पी और कांस्य पदक विजेता द्रोणावल्ली हरिका 23 सितंबर को हांगझाऊ में शुरू होने वाले एशियाई खेलों में 10 सदस्यीय भारतीय शतरंज टीम की अगुवाई करेंगी। महिला टीम में हम्पी, हरिका, आर विशाली, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री टीम स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। 36 साल की हम्पी टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में महिला व्यक्तिगत और मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। टीम में अन्य एशियाई खेलों की पदक विजेता हरिका हैं, जिन्होंने ग्वांगझाओ में 2010 सत्र में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में विदित गुजराती, डॉक्टर गुकेश और युवा अर्जुन एरिगैसी पर पदक की जीतने को लेकर जिम्मेदारी होगी। पुरुष टीम में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, गुजराती एरिगैसी, पी हरिकृष्ण और प्रज्ञानंद शामिल हैं। टीम की घोषणा कानपुर में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की आम बैठक में की गई और इस बैठक की अध्यक्षता संजय कपूर ने की थी। वहीं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की कानपुर की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर की अगुवाई में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक ऐतिहासिक निर्णय में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने घोषणा की कि आने वाले समय में भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत की जा सकती है। निकट भविष्य में इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की घोषणा हुई। इससे फ्रेंचाइजी आधारित लीग में 6 से 8 टीमें होने की भी बात कही गई। सैफ चैंपियनशिप का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम घर पर बेहद मजबूत नजर आ रही है। ये बात हम नहीं बल्कि टीम का रिकॉर्ड कहता है। दरअसल भारतीय फुटबॉल टीम ने 2019 के बाद से घर में कोई भी मुकाबला नहीं गंवाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीत की ये तस्वीर जितनी सुखद है उतना ही सुखद भारतीय फुटबॉल का वर्तमान दौर भी दिख रहा है, जहां सुनील छेत्री की सेना हर मोर्चे पर खुद को अव्वल लाती नजर आ रही है। भारतीय फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ चैंपियनशिप जीती। टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और खिताब को अपना बनाया। इस बार सैफ चैंपियनशिप में लेबनान और कुवैत जैसी टीम भी शामिल थीं, जिससे कंपटीशन बेहद जोरदार दिखा। लेकिन भारतीय टीम के दमखम ने इससे भी पार पाकर विजेता बनने का सुख हासिल किया। लेकिन एक रिकॉर्ड जो कि टीम की तस्वीर को ज्यादा ही परवान देता है वह यह है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने घर में 2019 के बाद से अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा। भारतीय टीम को आखिरी बार घर में सितंबर 2019 में ओमान से हार मिली थी। ये हार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान मिली थी। लेकिन इसके बाद से टीम ने घर में 15 मैच बिना हारे खेले हैं। इसमें टीम ने केवल 4 गोल खाए हैं, जिसमें एक गोल आत्मघाती था जो हाल ही में सैफ चैंपियनशिप में हुआ।
इसके अलावा 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम लगातार 11 मैच में नहीं हारी है। इस दौरान टीम ने हीरो ट्राई नेशन कप, हीरो कॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप जीती। भारतीय टीम के पास इस सिलसिले को आगे ले जाने का मौका है। टीम को इस साल के आखिर में किंग कप और मरेका टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना है। जाहिर तौर पर यह जीत और ये खिताब भारतीय फुटबॉल की तस्वीर को बदलने के लिए एक तरह से नया रास्ता बना रहे हैं, जिस पर आगे चलकर सुनील छेत्री की सेना को खुद को लगातार साबित करते रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। टाइफाइड शरीर में संक्रमण की वजह से होता है। ये सीधे जिगर को यानी कि आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है, फिर पूरे शरीर को। आइए जानते हैं कि ये बैक्टीरिया किन कारणों की वजह से प्रवेश करता है, इस खास रिपोर्ट के जरिए। मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक आम समस्या है जिसका खतरा बरसात मौसम में बढ़ जाता है। संक्रमित होने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में इस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर, इसको इंटरिक फीवर भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके लक्षण है पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा होता है, स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं। ये लगातार बढ़ता जाता है। फीवर 102, 103, 104 तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसमें और भी लक्षण होते हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और कई बार होता है रेसेस हो जाते हैं बॉडी पे, जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं। रोज स्पॉट्स मिलता तो कम है, लेकिन वो होते हैं इंटरिक फीवर में। कभी कभी तो एक सप्ताह में भी सही हो जाता है, यदि इम्यूनिटी सही हो तो, नहीं तो 1 महीना तक भी चल सकता है। इसको डायग्नोसिस करने का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराने चाहिए। IgM टाइफी डॉट एक आता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो इमीडिएट करा लेना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर भी वो कर सकते हैं, 2 दिन 3 में कर सकते हैं। हफ्ता दिन हो जाता है तो फिर विडाल टेस्ट आता है, वो करा के देख लेना चाहिए। ये संक्रमण साफ सफाई की कमी, दूषित जल व दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। डायग्नोसिस के बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है टाइफाइड का, तो फिर इसके अगेंस्ट में जो है वो मेडिकेशन देना चाहिए। तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं। और कई बार होता है कल्चर कराना पड़ जाता है। धीरे धीरे जो है टाइफाइड फीवर लंबा चलता जाता है, तो इसमें कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखते हैं कि रेसिस्टेंट है या सेंसिटिव है। यदि सेंसिटिव है तो उसके अगेंस्ट में अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक यूज करते हैं। रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंगली जो है टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब है कि टाइफाइड फीवर, इसके प्रिवेंशन का भी कुछ ये होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप जो ट्रेवलर्स होता है खास करके, उसको इसमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इंजेक्टेबल भी होता है, ओरल भी होता है। ओरल में कैप्सूल्स आता है, जिसको अल्टरनेट डे 3-4 डोज ले सकते हैं। उसके बाद उसको रिपीट कर सकते हैं 5 साल में। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सही इलाज से कुछ ही दिनों में इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। साफ सफाई का ध्यान और सावधानी रखना इससे बचाव का उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।